हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खातों के कौन कौन से प्रकार थे, उनमें मुख्य अंतर क्या है। पिछली क्लास में जैसा कि हमने साझेदारों के प्रकार और उनके पूंजी खातों के क्या प्रकार थे उनके बारे में जानकारी ली थी, और अब हम इस अध्याय में जो भी पूंजी खाते हैं उनके प्रकारों में मुख्य अंतर क्या है उस अंतर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए मुख्य रूप से देखते हैं कि साझेदारों की पूंजी खाती विधियों में दो प्रकार थे। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब इनमें मुख्य अंतर क्या है, तो इसे टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खातों की संख्या पर। मुख्य रूप से स्थिर पूंजी खाते में की जो संख्या होती है वह दो प्रकार की होती है। इसमें दो खाते बनते, पहला बनता है पूंजी खाता और दूसरा बनता है चालू खाता। वहीं हम देखेंगे परिवर्तनशील पूंजी खाते में इनकी संख्या, खातों की संख्या एक होती है और वह पूंजी खाता ही कहलाता है। अब हम यहाँ देखते हैं दूसरा प्रकार कि खातों के शेष में परिवर्तन। जैसा कि स्थिर पूंजी बताई गई है तो यहाँ पे खातों का शेष हमेशा स्थिर ही रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन आती है स्टूडेंट कि जब तक इसके अंदर कमी और अधिकता का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब साझेदारों ने अपनी पूंजी के अंदर साल भर में कभी बीच में अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो या अतिरिक्त पूंजी के अलावा निश्चित पूंजी में से कुछ निकाल लिया गया हो, तो उस स्थिति को कमी और अधिकता कहते हैं। अगर ऐसा तब तक ना किया जाए तो माना जाएगा कि स्थिर पूंजी में जो खातों का शेष है वह सदैव स्थिर रहता है। दूसरा जो प्रकार है वो है परिवर्तन। नाम से ही स्पष्ट है हमें कि इसका खातों के शेष में परिवर्तन बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। तीसरे अंतर में हम बात करेंगे खातों का शेष, यानी कि स्थिर पूंजी में दो खाते बनाए जाते हैं, पूंजी और चालू खाता। यहाँ पे हम देखेंगे कि खातों का शेष जो है वह सदैव क्रेडिट आएगा। लेकिन वहीं हम देखें कि परिवर्तनशील के अंदर क्या होता है कि परिवर्तनशील में जितने भी हम समायोजन करते हैं उन समायोजनों के कारण इसका शेष कभी डेबिट और कभी क्रेडिट बदलता रहता है, इसीलिए इसका नाम भी परिवर्तनशील पूंजी खाता रखा गया है। चौथे प्रकार की ओर हम आगे बढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ व्यवहारों का लेखा, यानी कि व्यवहारों का लेखा कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर पूंजी खाते में साझेदारों की जो पूंजी है उसका लेखा पूंजी खाते में किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखें, पूंजी खाते में। और उसके अलावा जितने भी समायोजन होते हैं साझेदारों के मध्य, वेतन से संबंधित और आहरण से संबंधित और अतिरिक्त पूंजी जब लगाई जाती है या निकाली जाती है, उनके अलावा जितने भी शेष समायोजन हैं उन सभी का लेखा चालू खाते में किया जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं फर्म या साझेदारों के समस्त व्यवहारों का लेखा केवल पूंजी खाते में किया जाएगा। यानी जितने भी प्रकार के व्यवहार हैं, जितने भी प्रकार के हम यहाँ पे समायोजन कह सकते हैं, इन सभी का जो लेखा है वो हमें पूंजी खाते में ही करना है। इसमें एक ही खाता बनता है और यहाँ पे दो खाते बनते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने मुख्य रूप से समझा कि स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खातों में मुख्य अंतर क्या होता है। अब स्टूडेंट आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में उतारें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते के जितने भी प्रकार हैं उनका फॉर्मेट या प्रारूप किस प्रकार का होता है। तो चलिए उन्हें भी हम बना करके देख लेते हैं। आप सभी उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर उतारना शुरू करें। सबसे पहले प्रारूप की बात हम करते हैं। स्थिर पूंजी विधि में पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स का जो पूंजी खाता है उसके अंदर किन किन हिस्सों को शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से दो हिस्से होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एक्स या वाई या ए और बी, साझेदार कुछ भी हो सकते हैं आपके लिए। फिर यही का यही सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये हिस्सा हमारे लिए डेबिट का कहलाता है और ये हिस्सा हमारे लिए क्रेडिट का कहलाता है। सबसे पहले आपको बताया गया था कि क्रेडिट शेष माना जाता है, तो आपके लिए बाय बैलेंस बीडी आपको प्रारंभ में कुछ प्राप्त होगा, वो आप यहाँ लिखेंगे।
जब कभी साझेदार व्यवसाय से अपनी पूंजी निकालते हैं तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे टू कैश या बैंक और ड्रॉ का जो अमाउंट होता है वो चाहे वो एक्स का हो या वाई का हो आपको लिखना है। और अगर यही साझेदार व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं तो उस स्थिति में आपको क्रेडिट की तरफ बाय कैश और एडिशनल कैपिटल को आपको यहाँ पे एक्स का है तो एक्स का, वाई का है तो वाई का लिखना होगा। और उसके बाद जो भी टोटल लगाने पे शेष हमें प्राप्त होगा उस शेष को ज्ञात करके उसे अगले महीने की प्रथम तारीख पे इस शेष को आगे भेज दिया जाएगा। ये अंतिम खातों के अंदर इसे बनाया जाता है। और अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट के अंदर आप जितने भी प्रकार के समायोजन होते हैं, हमने इस बारे में बात की थी, तो उन्हीं समायोजनों को डेबिट और क्रेडिट में किस प्रकार लिखा जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट साइड की। तो आपको यहाँ पे बैलेंस प्रश्न में दिया गया है, उसके अनुसार हम यहाँ पे इसे लिखेंगे। उसके बाद जो भी साझेदार ड्राइंग्स यानी कि आहरण जो प्राप्त करता है उसकी राशि लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी आहरण पर जो ब्याज था उसकी राशि आपको यहाँ पे लिखनी है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता जो हम बनाएंगे उसमें जितना भी लॉस होता है उसकी राशि को यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसके बाद जो भी शेष आएगा उसे हम टोटल लगाएंगे तो उस शेष को यहाँ पे लिखेंगे और ये फिर फॉरवर्ड हो जाएगा इस तरफ। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रश्न में दिया जाएगा शेष, तो उसके अनुसार शेष लिखेंगे बाय बैलेंस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पूंजी पर उन्हें ब्याज मिला है साझेदारों को वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद किसी पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है तो सैलरी की राशि भी यहाँ पे लिखी जाएगी। किसी पार्टनर्स को कमीशन दिया जाता है तो कमीशन की राशि भी लिखी जाएगी। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता, उसका जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट की राशि को यहाँ पे लिखा जाएगा। और इनकी टोटल लगा करके जो खातों का शेष आता है उसे भी हम यहाँ पे ज्ञात करके उसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार के जो फॉर्मेट है, तो स्टूडेंट आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे लिए परिवर्तनशील पूंजी खाते में एक ही खाता बनता है पार्टनर्स कैपिटल यानी कि पार्टनर्स पूंजी खाता। और इस पूंजी खाते में दो साइड्स हैं हमारे पास, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को समझते हैं। उसमें स्थिर पूंजी की तुलना में जितने भी दो प्रकार हैं उन दोनों ही प्रकारों के जो हिस्से हैं उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप देखें कि बैलेंस कैश बैंक जो ड्रॉ करते हैं विड्रॉ करते हैं वो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस और खातों का शेष जो हमें प्राप्त होता है वो हम लिखेंगे। और उसी के अलावा क्रेडिट साइड अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बैलेंस जो हमें प्राप्त हो रहा है वह कैश या बैंक में जो अतिरिक्त कैपिटल हमने जो लगाई थी वह राशि लिखेंगे। उसके बाद सैलरी लिखेंगे। उसके बाद पार्टनर्स की जो कमीशंस है उसे लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट और जो भी खातों का शेष आता है उसे हम लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि परिवर्तनशील पूंजी खाते में स्थिर पूंजी और स्थिर पूंजी और चालू खाते के जो दोनों प्रकार हैं उन्हें सम्मिलित रूप से इसके अंदर लिखा जाता है और समायोजनों को किया जाता है। फॉर्मेट्स अपनी नोटबुक के अंदर उतार ले स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है तो हम ये देखेंगे कि व्यापारिक समूह अनेक प्रकार का होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं एकल व्यापारी होते हैं, उसके अलावा कंपनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि साझेदारी व्यवसाय भी। इन सभी व्यवसाय में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए सर्वप्रथम जो खाते बनाए जाते हैं वो खाते ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो एकल व्यापारी भी लाभ हानि ज्ञात करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है।
कंपनी भी लाभ हानि ज्ञात करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और साझेदार भी लाभ हानि ज्ञात करने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन मुख्य अंतर जो है वो यह है कि इन दोनों व्यवसायों में तो यहाँ काम चल जाता है, लाभ हानि ज्ञात हो जाती है, लेकिन साझेदारों के मध्य जैसे साझेदार एक्स, वाई और जेड या फिर हम ए, बी और सी, इनके मध्य उस टोटल लाभ को उनके एक निश्चित अनुपात में बांटने की जो क्रिया है, उस क्रिया के लिए साझेदारों के लिए एक और खाता बनाया जाता है और उस खाते को हम कहते हैं, यहाँ पे हम इनके मध्य बांटना किस रूप में, निश्चित अनुपात में। और ये निश्चित अनुपात बनने के बाद यहाँ जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमारे लिए बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हिंदी में लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। तो ये किस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं और कैसे साझेदारों के मध्य जो कुल लाभ होता है उस लाभ को इनके निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। तो चलिए उसे सीखने का प्रयास करते हैं। नियोजन खाते से हम यहाँ ये समझेंगे कि लाभ हानि नियोजन खाते के दो शेष होते हैं, एक डेबिट शेष और एक क्रेडिट शेष। तो डेबिट शेष में जो खास बात है समझने वाली वो ये है कि यहाँ पे हम शुद्ध हानि लिखेंगे और नेट लॉस जिसे कहा जाता है उसे इसके अंदर लिखा जाएगा। उसके अलावा हमारे जितने भी आयगत व्यवहार होते हैं, आयगत व्यवहार का मतलब है कि जो हमारी साझेदारों की पूंजी में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, वे हमारे लिए आयगत व्यवहार होते हैं। जैसे जो व्यवहार है उनमें है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये साझेदारों की पूंजी में वृद्धि करने का काम करते हैं। इन सभी को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट के अंदर लिखा जाता है। अब बात करते हैं क्रेडिट शेष के अंदर किन्हें लिखा जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि शुद्ध लाभ को इसके अंदर लिखा जाएगा और जितने भी व्ययगत व्यवहार होते हैं, व्ययगत व्यवहार का मतलब है कि जो साझेदारों की पूंजी में क्या करते हैं, कमी लाने का काम करते हैं, उन्हें व्ययगत व्यवहार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि ये व्यवहार कौन कौन से हैं और अब हम इसके प्रारूप को अगली क्लास के अंदर समझने का प्रयास करेंगे।